गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं आपको पाठ 2 व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि हम जानेंगे व्यंजन के भेदों के बारे में। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3: स्पर्श, ऊष्म और स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मतलब जीभ हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है ना। तो इसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग का मतलब हुआ मतलब क वर्ग में आने वाले सारे व्यंजन। क वर्ग होता है च वर्ग। च वर्ग का मतलब होगा च वर्ग में आने वाले सारे व्यंजन। ट वर्ग का मतलब होता है ट वर्ग में आने वाले सारे व्यंजन, मतलब ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग का मतलब होगा त वर्ग में आने वाले सारे व्यंजन। तो इन सभी में 5-5 व्यंजन हैं और इनकी 5 पंक्तियां हैं। तो ये हो गए 25। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? तो 25 हो गया। ठीक है ना। अब हम जानेंगे उनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण करके आप देखिए, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर चवर्ग में च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, इसमें जीभ तालु को स्पर्श करती है, हमारे मुंह के अंदर के भाग तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक है ना। फिर टवर्ग में आने वाले सभी व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारे मुंह के अंदर मूर्धा भागों को स्पर्श करती है। मूर्धा तालु के ऊपर वाले भाग को मूर्धा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका उच्चारण स्थान, टवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हो गया मूर्धा। अब है तवर्ग, त, थ, द, ध, न। आप उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध, न, जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, तो इसलिए तवर्ग का उच्चारण स्थान हो गया दंत। ठीक है ना, दंत। पवर्ग प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, इसमें हमारे दोनों ओठ स्पर्श होते हैं इसके उच्चारण में, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया आपको होठ। ठीक है ना। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है अंतः स्थित, मतलब हमारे मुंह के अंदर भाग में स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये है य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। और ये कौन कौन से हो गए? य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है उष्मा, गर्मी प्रदान करना। ठीक है, ऊष्म, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। और ये है तलाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। आप उच्चारण करके देखिए, इसमें हमारे मुंह को, इसमें जो हमारे मुंह को, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के भागों को, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। ठीक है ना। जब उस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इन्हें उस व्यंजन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ,
ठीक है ना। जो व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं जैसे, और इनकी संख्या 4 है, और ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। छ, क श को मिलाने से क हलंत जोड़ श को मिलाने से क्ष बनता है। त हलंत जोड़ र को मिलाने से त्र बनता है। ज हलंत जोड़ य को मिलाने से ज्ञ बनता है। श हलंत जोड़ र को मिलाने से स्र बनता है। आपने देखा कि इसमें दो व्यंजनों को मिलाने से एक व्यंजन बना है, एक नया व्यंजन बना है, तो इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन या फिर इनको हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कुछ अन्य व्यंजन भी है, हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों का भी संयोग होता है, ठीक है ना। जैसे एक प्रकार का व्यंजन है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो ऐसे व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी में आप देखिए ट हलंत जोड़ ट, ट दीर्घिकार टी, महर्षिकार मी, ट हलंत ट दीर्घिकार, ये हो गया मिट्टी, ठीक है ना। लड्डू, ल ड हलंत ड दीर्घकार डू, लड्डू। तो इस तरह से ऐसे जो व्यंजन, दो समान व्यंजन जब एक साथ आकर मिलते हैं तो उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे आप देखिए बच्चा, बच्चा में ब एक च च संयुक्त आकार बच्चा, सच्चा, स च च संयुक्त आकार सच्चा, ठीक है ना। अम्मा, अ म म संयुक्त आकार अम्मा, ठीक है। दो समान व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें असमान व्यंजन ही मिलते हैं, जैसे अस्त, अ स का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो अ आधा स त, मतलब अ स त संयुक्त, ठीक है ना। 11, 11 ग य संयुक्त आकार र ह 11 आदि, ठीक है। तो ऐसे व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हम जानेंगे र के प्रयोग के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि र के साथ उ और उ की मात्रा उसके पेट में लगती है, र के पेट में लगती है। र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग कई प्रकार से होता है। र जब किसी व्यंजन के पूर्व आए तो पहले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। र जब किसी व्यंजन के पहले आता है तो यह अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लग जाता है। जैसे बर्फ, देखिए आप बर्फ, र का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे र नहीं लिखेंगे, बल्कि वो र को हटाकर जो र है वो फ के ऊपर रेफ के रूप में चला जाएगा। शर्म, शर्म, श र का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो म के ऊपर र नहीं लिखकर म के ऊपर रेफ के रूप में चला जाता है, ठीक है। अब है र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लग जाता है। यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, मतलब जिस व्यंजन में स्वर अ नहीं मिला हुआ हो, तो वो नीचे पदेन के रूप में चला आता है। जैसे प्रश्न, प्र, देखिए र से पहले प पूरा नहीं, उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, मतलब उसमें स्वर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो वहाँ पे प्र, मतलब नीचे प के नीचे पदेन में वो र जो है वो चला आएगा। क्रम, क्रम, क का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है, र से पहले क है और क का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो र से पहले र जो है वो क के पदेन में चला आएगा, ठीक है ना। और फिर आगे आप देखिए दरिद्र, द र हर्षी का री, और द्र र से पहले द का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है तो द के पदेन में चला आएगा, ठीक है। ट तथा ड के साथ ट तथा ड के बाद र आने पर उसे नीचे एक कोण के आकार में लगाया जाता है। जैसे ट्रक हो गया, ड्राम हो गया, ड्रम हो गया, ये शब्द आदि।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यंजन र के साथ जब उ और उ की मात्रा जब लगती है तो उसके नीचे ना लगकर वो उसके पेट में लगती है, ठीक है ना। पेट में मतलब उसके बीच में लगती है। जैसे र जोड़ उ रुपया, रुपया, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद आप पढ़ ही चुके हैं पहले। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्ण को उनके मूल रूप में लिखना, मतलब अरहित करना, ठीक है ना। जैसे कमल, क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, कमल, ऐसे इसका वर्ण विच्छेद हो गया। प्रकृति, प्रकृति में प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, प्र हो गया। कृति, क हलंत जोड़ री, क्री जोड़ त हलंत जोड़ ई, ये हो गया आपका प्रकृति, ठीक है। क्षमता, क्षमता में आप देखिए सबसे पहले क्ष संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, तो सबसे पहले हम क्ष को अलग करेंगे। तो क्ष में क्या क्या होता है, क हलंत जोड़ श जोड़ अ, क्ष हो गया। फिर म हलंत जोड़ अ, म त हलंत जोड़ आ, क्षमता, ठीक है ना। इस तरह आपने देखा कि वर्ण विच्छेद में हमने उसके व्यंजनों से उसके स्वरों को अलग कर दिया, मतलब व्यंजनों को स्वर रहित कर दिया है, ठीक है। आगे प्रश्न उत्तर मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी। सबसे पहले आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। प्रश्न उत्तर करने के बाद फिर इसके सब जितने भी एक्सरसाइज होंगे उसको भी पूरा आप करेंगे। थैंक यू क्लास।